हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है इकोनॉमिक थ्योरी सेकेंड, उसका टॉपिक लिया है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो आज हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा एवं उसके अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। नेशनल इनकम को हम एनआई से डिनोट करते हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एनआई। तो इकोनॉमिक्स में जो राष्ट्रीय आय है उसका एक अहम रोल होता है। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य होता है, हम अगर देखें तो किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की जो कुल आय होती है उसे हम मोटे तौर पर राष्ट्रीय आय से संबोधित कर सकते हैं। नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय को दो अलग और सिनोनिम्स भी हैं, जिसमें नेशनल इनकम को नेशनल एक्सपेंडिचर एनई, राष्ट्रीय व्यय, तथा नेशनल प्रोडक्शन, राष्ट्रीय उत्पादन, इन तीनों नामों से भी संबोधित किया जाता है। और ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, चाहे हम राष्ट्रीय आय की गणना करें, राष्ट्रीय व्यय की गणना करें या फिर राष्ट्रीय उत्पादन की गणना करें, हमारा ये तीनों की वैल्यूज़ जो है सेम होती हैं। राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हुए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपनी डेफिनेशंस दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि किसी भी देश की पूंजी एवं श्रम का जब उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग किया जाता है तो प्रतिवर्ष कुछ भौतिक और अभौतिक वस्तुएं तथा कुछ सेवाओं का उत्पादन होता है, और वो जो सेवाएं उत्पादित होती हैं उनकी संपूर्ण विशुद्ध उत्पत्ति को ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय या फिर राष्ट्रीय लाभांश कहा जाता है। मीन्स की द कैपिटल एंड द लेबर of a country, when they act on the natural resources, they produce some material as well as immaterial commodities including services, and the net production of all these commodities and services is referred to as national income or national dividend by Professor Alfred Marshall। तो इस परिभाषा में कुछ विशेषताएं, कुछ विशेष बातें हमें पता चलती हैं। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि प्रति वर्ष, एवरी ईयर, राष्ट्रीय आय की गणना जो है हर वर्ष की जाती है। दूसरा है इसके अंदर वस्तुओं का एवं सेवाओं का, गुड्स और सर्विसेज, दोनों को इंक्लूड किया जाता है। मार्शल का हम नेशनल इनकम की गणना में उन्होंने कहा देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया। इसमें वस्तुओं और सेवाओं को हम जी और एस लिख देते हैं, जी फॉर गुड्स एंड एस फॉर सर्विसेज, प्लस विदेशों से प्राप्त आय जो है वो इन्होंने इसमें शामिल करी। लेकिन विशुद्ध उत्पत्ति कहा है, इसलिए क्या किया, जो मूल्यह्रास होता है या घिसावट होता है उसे माइनस किया। तो ये हमारा राष्ट्रीय आय की गणना का तरीका है मार्शल के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मार्शल की परिभाषा है इसकी उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ इसकी आलोचनाएं होती हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट क्या है, क्योंकि मार्शल ने कहा कि जो भी शुद्ध सामूहिक उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब नेशनल इनकम बनाता है। लेकिन किसी देश में राष्ट्रीय प्रोडक्शन की गणना करना एक मुश्किल कार्य होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो सकता है, क्योंकि इनन्यूमरेबल गुड्स एंड सर्विसेज होती है जो देश में प्रोड्यूस की जाती है। तो कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल एरर्स हो सकती हैं। दूसरा इनका डिफेक्ट आता है मार्शल की परिभाषा का कि इसमें सामूहिक उत्पत्ति में कई बार डबल काउंटिंग की या फिर दोहरी गणना का समस्या आ सकती है। दोहरी गणना मतलब कि किसी वस्तु की गणना दो बार भी की जा सकती है, ये पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे कि सपोज़ हमने वीट है, गेहूं है, एक बार हमने गेहूं का उत्पादन भी इसमें जोड़ लिया। अब अगर उस गेहूं को प्रोसेस करके आटा बनाया गया है तो हो सकता है आटे का उत्पादन भी इसमें जोड़ा गया हो। उस आटे से अगर ब्रेड बनाई जाती है, बिस्किट्स बनाए जाते हैं तो उसका उत्पादन भी इसमें जोड़ा गया हो। तो इस प्रकार से जो हमारा गुड है, वीट है, वो कई बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें परिभाषा में डबल काउंटिंग की या दोहरी गणना की समस्या रहती है, इसका ध्यान देना आवश्यक होता है। और इसका अगला डिफेक्ट होता है कि
किसी देश के राष्ट्रीय उत्पादन का केवल उस भाग की गणना की जा रही है जो कि बाज़ार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो रहा है। ऐसी स्थिति में कई बार अगर कुछ गुड्स या कमोडिटीज़ खुद के कंजप्शन के लिए, अपने स्व उपभोग के लिए रख ली जाती है तो उनकी गणना इसमें नहीं हुई है। तो इस कारण से नेशनल इनकम का जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी, अंडर एस्टिमेटेड हो सकती है, एक्चुअल से कम फिगर्स हमें मिल सकती है। उदाहरण के लिए अगर किसी किसान ने गेहूं का उत्पादन किया है या चावल का उत्पादन किया है तो जो चावल का या गेहूं का हिस्सा, उसके अनाज का हिस्सा वो बाज़ार में बिक्री के लिए लेकर जाएगा, केवल वही उत्पादन की गणना राष्ट्रीय आय में की जाएगी इस परिभाषा के हिसाब से। लेकिन जो उसके खुद के उपभोग के लिए वो रख रहा है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है। इसीलिए राष्ट्रीय आय के जो हमारे वैल्यूज़ आती हैं, फिगर्स आती हैं, वो कई बार अंडर एस्टिमेटेड फिगर्स हो सकती हैं। अगली परिभाषा आती है प्रोफेसर AC पीगू की। पीगू ने राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक मौद्रिक दृष्टिकोण दिया है या फिर एक मॉनेटरी अप्रोच दिया। मौद्रिक दृष्टिकोण मतलब उसने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मुद्रा का उपयोग किया है कि वह राष्ट्रीय आय किसी समुदाय की वास्तविक आय, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है, का वह भाग होता है जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो वस्तुएं मुद्रा के रूप में मापी जा सके या जिनका विनिमय हो सके, एक्सचेंज हो सके मार्केट में, केवल वो गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कुछ वस्तुओं का उत्पादन भौतिक उद्देश्य से नहीं किया जाता है, फिजिकल ऑब्जेक्टिव नहीं होता या मनी पर्पस के लिए नहीं किया जाता है, तो उसको राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें भी वही बात है मार्शल वाली कि अगर कोई अपने खुद के उपभोग के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी गणना नहीं होती है इसमें। लेकिन अगर वो केवल मार्केट में सेल के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, मार्केट में सेल के लिए जाता है या एक्सचेंज के लिए जाता है, तो फिर इस राष्ट्रीय आय में उसकी गणना होती है। ये पीगू की परिभाषा है। इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक टीचर है, वो अपने घर पर अपने बच्चे को अगर पढ़ा रहा है तो उस एक्टिविटी की, उस सर्विस की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं होगी, क्योंकि वह उसका कोई मूल्य नहीं मांगता, कोई उससे कोई फीस नहीं ले रहा है। लेकिन अगर वही टीचर क्लासरूम में या अपने स्कूल में पढ़ाता है दूसरे स्टूडेंट्स को, तो वो उसकी गणना नेशनल इनकम में की जाएगी, क्योंकि उसके लिए उसे सैलरी मिलती है। मार्शल की तरह ही पीगू की जो परिभाषा है उसमें भी कुछ त्रुटियां होती है। सबसे पहली त्रुटि तो यही है कि मुद्रा के रूप में जिसको मापा जाए वही इसमें शामिल होगी, अन्य वस्तुएं शामिल नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक सिचुएशन में तो एक सेम सर्विस एक सिचुएशन में तो नेशनल इनकम में आती है, दूसरी सिचुएशन में नेशनल इनकम में नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हेल्पर है, कोई मेड है, वो अपने घर का काम कर रही है तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर वो दूसरे के घर जाकर काम करती है, बदले में मुद्रा प्राप्त करती है या एक्सचेंज में कुछ वस्तु प्राप्त करती है, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये इसका पहला डिफेक्ट होता है। दूसरा डिफेक्ट इसका ये है कि ये जो परिभाषा है जहाँ पे मुद्रा का इवैल्यूएशन होता है, ये डेवलप्ड नेशंस के लिए तो सही है, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं या कुछ ऐसी जहाँ पे मुद्रा के रूप में लेन देन ना हो, सब वस्तुओं का या बार्टर सिस्टम हो, ऐसी देशों में ये परिभाषा उपयुक्त साबित नहीं होती है। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा नैरो अप्रोच देता है, संकीर्ण दृष्टिकोण है, ये संकीर्ण अप्रोच है, क्योंकि इसमें केवल और केवल मुद्रा की बात होती है। जबकि जो मार्शल का अप्रोच था वो थोड़ा सा वाइड अप्रोच है, क्योंकि उसमें सारे नेशनल प्रोडक्शन की बात की जाती है। अगली परिभाषा आती है हमारी इरविंग फिशर की। प्रोफेसर इरविंग फिशर हुए, इन्होंने नेशनल इनकम को परिभाषित करते हुए थोड़ा सा चेंज किया। जहाँ पर ये मार्शल और पीगू ने केवल उत्पादन की बात करी, प्रोडक्शन की बात करी, इरविंग फिशर ने इसमें कंजप्शन के कॉन्सेप्ट को जोड़ा, उपभोग को जोड़ा
कि जो वस्तुओं का उपभोग में काम आ रही है, जिनका उपभोग किया जाता है किसी वर्ष, उन वस्तुओं को नेशनल इनकम में जोड़ा। तो आइए देखते हैं प्रोफेसर इरविंग फिशर की परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय आय में केवल वे वस्तुएं एवं सेवाएं आती हैं जो अंतिम रूप में उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्राप्त होती हैं, चाहे वे भौतिक वातावरण से प्राप्त हुई हों अथवा मानवीय वातावरण से। तो इससे इन्होंने वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ा, लेकिन केवल उन गुड्स और सर्विसेज को जो अंतिम रूप में उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्राप्त होती हैं, फाइनल कंजप्शन के जो काम आ रही है वही इसमें आएगी एक वर्ष में। अन्यथा जो एक वर्ष में फाइनल कंजप्शन के लिए काम आती है वस्तुएं और सेवाएं, वह नेशनल इनकम का पार्ट होंगी, नहीं तो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती हैं। इसमें हम अंतिम रूप में उपभोक्ताओं का उपभोग के लिए मतलब है कि उपभोग जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो इंटरमीडिएट कंजप्शन हो सकता है, एक फाइनल कंजप्शन हो सकता है, जिसको अपन कहते हैं एक तो है मध्यवर्ती और एक होता है अंतिम उपभोग। मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट कंजप्शन वह कंजप्शन होता है जिसमें हम किसी वस्तु को खरीदते हैं किसी और पर्पज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने मार्केट से आटा ख़रीदा और आटा ख़रीद के उसका या मैदा ख़रीद के उसका बेकिंग करके बिस्किट्स बनाकर या केक बनाकर बाज़ार में वापस बेच दिया, तो ये जो पर्पज़ है मेरा मैदा या आटा ख़रीदने का, ये क्या होगा, मध्यवर्ती उपभोग होगा, क्योंकि मैंने उसको एज अ रॉ मटेरियल ख़रीदा और फाइनल गुड को फिर आगे सेल करा है। और अंतिम उपभोग वो होता है कि अगर मैंने मार्केट से आटा ख़रीद कर उसको खुद कंज्यूम किया, आगे किसी काम में नहीं लिया, तो वो हो जाएगा अंतिम उपभोग। तो फिशर ने बोला कि जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के काम में आती है वो वस्तुओं और सेवाओं को नेशनल डिविडेंड या फिर नेशनल इनकम कहते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है इसमें ओवरकोट का, कि अगर एक ओवरकोट वो फिशर ख़रीद रहे हैं तो उस ओवरकोट को ख़रीदने का जो पैसा खर्च हुआ है उसका केवल उतना ही पार्ट इस वर्ष की राष्ट्रीय आय में आएगा जितना उपभोग वो उस ओवरकोट का इस साल कर रहे हैं, और बाकी जो उपभोग है वो अगले साल का उपभोग के साथ अगले साल की राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। या इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि सपोज़ हमने एक गाड़ी ख़रीदी, एक कार परचेज़ करी है, तो एक कार को परचेज़ करने में जो उस कार को एक साल में जितना उपभोग किया जाएगा उस गाड़ी की वैल्यू का उतना ही पोर्शन नेशनल इनकम में इस वर्ष की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। बाकी की जो उस कार का मूल्य है वो जब अगले वर्ष कार को हम यूज़ करेंगे तो उसकी राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखें तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो गई, क्योंकि उपभोग को ऐसे बांटना और उपभोग की इस प्रकार से गणना करना बहुत कठिन होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये इस डेफिनेशन का सबसे बड़ा डिफेक्ट होता है। और जो कुछ हमारी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, जैसे कि जो लंबी चलने वाली वस्तुएं होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, ये लंबी चलती है, तो इसका हर वर्ष का कितना उपभोग हो रहा है ये निकालना और उसके प्रपोर्शन में उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। तो ये दोनों इसके डिफेक्ट्स होते हैं। हालांकि इसकी सही बात क्या है डेफिनेशन की, क्योंकि मेन उद्देश्य क्या होता है, उपभोग करना होता है। तो जो किसी देश का वेलफेयर का इंडिकेटर होता है, उसके आर्थिक कल्याण का सूचक होता है, वो तो उपभोग ही होता है। तो उस हिसाब से तो फिशर की परिभाषा ने जहाँ पर आर्थिक कल्याण के बारे में सोचकर ये परिभाषा दी है, लेकिन इसकी गणना करना जो है बहुत ही जटिल होता है। अगली परिभाषा हमारी आती है आधुनिक परिभाषा, जो कि अब मॉडर्न डेफिनेशन आई है। ये मॉडर्न परिभाषा हमारी दी गई है साइमन कूजनेट्स के द्वारा। साइमन कूजनेट्स ने ये बोला कि राष्ट्रीय आय देश की उत्पादन व्यवस्था से प्रवाहित होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं का वह विशुद्ध वार्षिक उत्पादन है जो अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है अथवा देश की पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में विशुद्ध वृद्धि करता है। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो बहुत ही क्लियर है, बाकियों से थोड़ी सी रिफाइंड डेफिनेशन है।
इसमें इन्होंने वस्तुओं और सेवाओं को, गुड्स और सर्विसेज को, दोनों को इंक्लूड किया है और साथ ही साथ अंतिम उपभोक्ताओं की बात भी करी है कि जो मार्केट में सेल होगा लेकिन कहाँ जाएगा, फाइनल कंज्यूमर्स के हाथों में जाएगा, यानी फाइनल कंजप्शन के लिए जो काम में आता है, प्लस जो कैपिटल गुड्स के स्टॉक में नेट वृद्धि करता है। उन दोनों चीज़ों को इसमें इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। इसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि किसी देश में जो है विशुद्ध वार्षिक उत्पादन, किसी देश में अगर माने कि 50,000 करोड़ का वार्षिक उत्पादन हुआ है, उसमें से हो सकता है इस साल केवल 40,000 करोड़ की वस्तुएं बिकी हैं, 40,000 करोड़ की ही बिकी हैं, ये अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में गई हैं। तो जो बचा हुआ 10,000 करोड़ है वो क्या होगा, वो हमारा इस वर्ष के स्टॉक में शामिल हो जाएगा, स्टॉक में वृद्धि होगी और जिसका हम अगले वर्ष में उसका मार्केट में सेल करेंगे, अगले वर्ष उसको बेच देंगे। तो इस परिभाषा के हिसाब से जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय होती है उसमें जो प्रति वर्ष फाइनल कंजप्शन के लिए वस्तुएं बेची गई वो भी शामिल हैं, प्लस जो वस्तुएं बच जाती हैं और हमारे कैपिटल स्टॉक में वृद्धि करती हैं वो भी शामिल हैं। तो ये दोनों मिलकर जो है देश की राष्ट्रीय आय बनाती हैं। तो ये बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पेसिफिक परिभाषा है जिसमें त्रुटि की संभावना सबसे कम होती है। और एक चीज़ और, यहाँ पर भी इन्होंने विशुद्ध वार्षिक उत्पादन की बात करी है, विशुद्ध यानी नेट प्रोडक्शन की बात करी है। नेट प्रोडक्शन का मतलब होता है कि इन्होंने टोटल जो हमारा आउटपुट था या टोटल प्रोडक्शन था उसमें से डेप्रिसिएशन को या फिर मूल्यह्रास को माइनस कर दिया है। मूल्यह्रास या घिसावट क्या होता है कि जब हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो हो सकता है हमारी मशीनरी ओवर द टाइम यूज़ होने के कारण उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उनकी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ मशीनें हो सकता है ख़राब हो जाती हैं। तो वो जो हमारा होता है इसे कहते हैं प्राइस डेप्रिसिएशन या फिर मूल्य घिसावट या मूल्यह्रास। तो उसको माइनस करके जब हम निकालते हैं तो वो हमारा क्या आता है, नेट प्रोडक्शन आता है या फिर विशुद्ध उत्पत्ति आती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर राष्ट्रीय आय की कुछ परिभाषाएं देख ली हैं कि क्या क्या परिभाषाएं हैं। सभी अर्थशास्त्रियों ने अपनी इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इसमें एक सवाल आता है कि हम इन परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा को सबसे उपयुक्त माने, सबसे एप्रोप्रिएट माने। तो इसका आंसर ये होगा कि अगर हम सामाजिक कल्याण की, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो फिशर की परिभाषा सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि यहाँ ये उपभोग की बात कर रहे हैं, जो उपभोग के बारे में बताते हैं। और अल्टीमेटली हमारा एम क्या होता है, मोटिव क्या होता है किसी भी देश का, इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाना, जो कि कंजप्शन बढ़ने से ही बढ़ता है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो है मुश्किल होती है। और आर्थिक कल्याण की बात करें, अगर इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करें या आर्थिक दृष्टि से देखें तो मार्शल और पीगो की परिभाषाएं उपयुक्त होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देश में जो कुल प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल उत्पादन हो रहा है, उसकी बात करते हैं। और वैसे ओवरऑल व्यू अगर देखा जाए तो जो हमारी जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो सबसे एप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें इन्होंने उपभोग जो फाइनल एनुअल प्रोडक्शन होता है उसको भी दो में डिवाइड करके, एकदम बाइफोगेट करके उसको अच्छे से क्लैरिफाई किया है। अगले लेक्चर में हम इसमें राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जा सकती है, राष्ट्रीय आय, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा और उससे संबंधित कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स या कौन कौन सी अवधारणाएं होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।